2020 में क्या नीतीश जी लफेबाजी कर रहे थे? 2020 में डोमिसाइल नीति बिहार में लागू थी कुछ समय के लिए। आज के दिन में जितने बिहार के बच्चे हैं उनको बाहर जाना पड़ता है और जो बाहर के बच्चे हैं वो यहाँ आकर के नौकरी ले लेते हैं। डोमिसाइल नीति हटाने के पक्ष में यह बात कहा था, यहाँ पर साइंस, मैथ्स, इंग्लिश के टीचर्स नहीं मिलते हैं। नमस्कार आप सभी साथियों का। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस डोमिसाइल नीति पर है। मनीष वर्मा जी जेडीयू में शायद कोई पद पर हैं, मुझे तो पूरी जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा है कि डोमिसाइल नीति कभी लागू नहीं हो सकता है क्योंकि लिए कॉन्स्टिट्यूशन ये हमें अलाउ नहीं करता है। और उसके बाद फिर उन्होंने कुछ अंग्रेजी में भी बोला कि राइट टू वर्क और 16A आर्टिकल के बारे में बताया। तो पहली बात तो मैं उनसे जानना चाहता हूं, और उन्होंने ये भी कहा कि लफेबाजी लोग करते हैं। तो मैं तो आपके माध्यम से उनसे जानना चाहता हूं, मनीष वर्मा जी से, कि जो उत्तराखंड में सरकार है उन्हीं के दल के भाजपा का है, क्या वो लफेबाजी कर रहे हैं उत्तराखंड में? तो ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के जो साथी हैं वो तो सारे लोकल रेसिडेंट है, डोमिसाइल पॉलिसी है। क्या महाराष्ट्र में लफेबाजी चल रही है? क्या आसाम में लफेबाजी चल रही है? तो ये वो बताएं कि उन्हीं के जो दल है, उनके जो बड़े भाई हैं भाजपा, ये उन्हीं के राज्य हैं जहां पर डोमिसाइल नीति कहीं ना कहीं लागू है। तो एक तो उनसे ये जानना चाहेंगे। दूसरा कि 2020 में क्या नीतीश जी लफेबाजी कर रहे थे? 2020 में डोमिसाइल नीति बिहार में लागू थी कुछ समय के लिए। 2023 में इन्होंने वापस से इसको हटाया, तो ये बता दें वो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि उन्होंने संविधान की बात कही, बिल्कुल राइट टू वर्क कहता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, लेकिन उसी संविधान में आर्टिकल 16(3) ये भी कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है और पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि वो ऐसे नियम बना सकते हैं अगर कहीं पर बहुत ज्यादा बैकवर्डनेस है, इंडिजिनस कल्चर को बचाना है। वही संविधान 371 आर्टिकल के माध्यम से स्पेशल ग्रांट भी देता है, जिसमें ऑलरेडी 12 राज्य हैं, ताकि अगर कहीं कोई बहुत ज्यादा पिछड़ापन है, और पिछड़ापन में तो पिछले 40 साल में, जिसमें से 20 साल माननीय नीतीश जी हैं, कोई कसर नहीं छोड़े हैं। पहले 15 साल लालू जी ने जंगल राज एक चलाया और उसी के लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए एकदम कंपटीशन में उससे भी ज्यादा कहीं पिछले 20 साल में इतना पिछड़ापन हो गया है कि बिहार 28वें राज्य पर है, 28वें रैंक पर है। सबसे ज्यादा पलायन कहीं से हो रहा है तो बिहार है। हर दूसरा व्यक्ति बिहार से पलायन करके बाहर जा रहा है। तो जहां पर इतना ज्यादा पलायन है, वहां पर अगर डोमिसाइल नहीं होगा तो वही बता दें कि भैया वर्ल्ड के किस राज्य में डोमिसाइल होना चाहिए। तो हम लोग बिल्कुल डोमिसाइल नीति के पक्ष में हैं। और जैसा कि आपसे कई बार ये बातचीत भी हो रही है कि विपक्ष तो अभी है नहीं बिहार में, क्योंकि लिए विपक्ष को पता है कि पता नहीं कब वो सत्ता में चले जाएं, यही बिहार उनको स्विट्जरलैंड लगने लगता है। तो अभी तेजस्वी जी ने कहा है कि जैसे आएंगे डोमिसाइल लागू कर देंगे। तो तेजस्वी जी के मंत्री ने ही कहा था कि डोमिसाइल लागू नहीं हो सकता है, बिहार में गणित और साइंस पढ़ाने वाले लोग ही नहीं है। बिहार में हम और आप जो युवा हैं यहाँ के, उनको साइंस और गणित ही नहीं आता है। तो आज कैसे उनमें ये हृदय परिवर्तन हो गया है? तो उस समय क्यों नहीं डोमिसाइल नीति लागू नहीं कर दी? 2 बार तो 2015 के बाद वो मुख्यमंत्री रहे हैं, लागू कर देते डोमिसाइल नीति। और आखिरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, आज प्रशांत जी नरपतगंज में है। प्रशांत जी आपको पटना में मिलेंगे नहीं। मनीष वर्मा जी जो जेडीयू में हैं वो कह रहे हैं कि भैया जनसुराज तो हवा में है, जमीन पर है ही नहीं। अरे जिसका नेता पटना में रहता ही नहीं है, जिसके सूत्रधार पटना में आपको दिखेंगे ही नहीं। जब आप पता कीजिएगा तो किसी न किसी गांव में जनता से संवाद कर रहे हैं, और पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि जनसुराज हवाई पार्टी है। अगर जनसुराज हवाई पार्टी है तो हवाई पार्टी का डेफिनेशन वो एक रिलीज कर दे, हम लोग भी पढ़ के समझ जाएंगे। और जमीनी पार्टी का वो डेफिनेशन दे दे तो हम लोग समझेंगे जमीनी पार्टी क्या है, तो वही काम करेंगे। अब आगे मैं नीलिमा जी को दूंगा, उसके बाद अमित जी, फिर आप लोगों को सवाल पूछना हो तो पूछिए। धन्यवाद विवेक जी। आप लोगों को कोई सवाल पूछना है, मैं इस पे कुछ बोलूं? बोल लीजिए। ये जो डोमिसाइल नीति के बारे में हमारे भाई बात कर रहे थे विवेक जी, तो मुझे लगता है कि जब और राज्यों में डोमिसाइल नीति लागू कर दी गई है तो हमारे बिहार में क्यों नहीं? तो यह तो प्रश्न सबके मन में उठ सकता था। हर समय हर मौके पे क्यों हमारे बिहार के साथ यह सौतेलापन व्यवहार होता है, मैं इसे खुद नहीं समझ पाती हूँ, या फिर आप लोग भी इसको नहीं समझ पाते होंगे।
आज के दिन में जितने बिहार के बच्चे हैं उनको बाहर जाना पड़ता है, और जो बाहर के बच्चे हैं वो यहाँ आकर के नौकरी ले लेते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चों को मैं जानती हूँ जो यूपी से आए हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं, यहाँ के गुजरात से आए हैं, और आकर यहाँ पर उन्होंने नौकरी की है। तो ऐसा क्यों? ये बहुत अहम प्रश्न है। जैसे कि मैं कहना चाहूंगी कि अगर हमारे घर में खाना होगा तो हम क्या करेंगे? अपने बच्चों को खाना नहीं देंगे, दूसरे के बच्चों को खाना खिलाएंगे? ऐसा तो नहीं होता है ना। तो हम जब अपने लोगों को नहीं दे पा रहे हैं नौकरी, और दूसरे जगह के लोग आकर यहाँ पे नौकरी ले लेते हैं, नौकरी करते हैं, अभी जो टीचर की बहाली में यह सब दोहराया गया, तो यह कहीं से भी न्यायपूर्ण नहीं है। और इसके लिए हमारा यह प्रयत्न है कि हम इस चीज का विरोध करें, और सरकार में आए तो इस नीति का पूर्ण रूप से विरोध करते हुए उसको खत्म करें। अमित जी जो प्रदेश प्रवक्ता हैं, पर अपनी बात रखें। 2020 से पहले पंचायती राज के माध्यम से शिक्षकों की बहाली होती थी, उसमें डोमिसाइल लागू नहीं था। लेकिन 2020 में जो शिक्षकों की हड़ताल हुई, उस हड़ताल के बाद शिक्षक बहाली की जो नियमावली बनी 2020 में, उसमें शिक्षक संघों के साथ हुए समझौते के तहत शिक्षक बहाली में डोमिसाइल लागू किया गया, और 2020 से लेकर के वो डोमिसाइल यहाँ पर लागू था। लेकिन जब बीपीएससी के माध्यम से विद्यालय अध्यापकों की बहाली का नोटिफिकेशन निकला, तो बीच बहाली में इस डोमिसाइल नीति को खत्म कर दिया गया। जब एडवर्टीजमेंट जारी हुआ था तो उस एडवर्टीजमेंट में स्पष्ट उल्लेख था कि केवल बिहार के स्थायी निवासी ही बिहार में शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन बहाली प्रक्रिया चलने के दौरान बीच में इस डोमिसाइल नीति को खत्म कर दिया गया, और इसको खत्म करने में नीतीश जी और तेजस्वी जी दोनों की मिलीभगत है। दोनों की मिलीभगत इसलिए है, उस समय महागठबंधन की सरकार थी और शिक्षा विभाग राजद के तत्कालीन मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी के पास थी, और उन्होंने उस समय डोमिसाइल नीति हटाने के पक्ष में यह बात कहा था, यहाँ पर साइंस, मैथ्स, इंग्लिश के टीचर्स नहीं मिलते हैं, इसलिए हम डोमिसाइल नीति हटाते हैं। तो दोषी पक्ष भी है और विपक्ष भी। मुझे अच्छे से याद है, उस समय शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ मिलकर के सम्राट चौधरी जी ने मुरेठा बांधकर डाक बंगला चौराहा पर मार्च निकाला था कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए। विधानसभा के गेट पर तमाम भाजपा दल के नेताओं की तस्वीरें हैं, जहां हाथ में तख्ती वो लिए हुए हैं कि डोमिसाइल नीति लागू करो। लेकिन समय का देखिए चक्र, भाजपा सत्ता में आ गई और तीसरे चरण की बहाली हुई। जो नेता विपक्ष में रहकर सड़कों पर लाठी खा रहा था, विधानसभा गेट पर प्रदर्शन कर रहा था कि डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए, सत्ता में जाते ही वह डोमिसाइल नीति को भूल गया। और जो नेता उस वक्त सत्ता में था और डोमिसाइल नीति हटाने की बात कर रहा था, उसने हटाया भी। उसी के विभागीय मंत्री ने डोमिसाइल नीति हटाया। आज वह विपक्ष में खड़ा होकर कहता है कि हम सत्ता में आएंगे तो डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। तो असल बात यह है कि न तो भाजपा को, न राजद को, न जदयू को बिहार के युवाओं की, बिहार के छात्रों की कोई चिंता है। और इस डोमिसाइल नीति को हटाने से हुआ क्या है, पूरी बहाली में लगभग 35% छात्र, 60% तो रिजर्वेशन है, ओपन कैटेगरी मात्र 40% है। उस 40 में से 35 लड़के लड़कियां बिहार से बाहर थे। इतना ही नहीं, यहाँ पे 50% महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है। नियमतः आरक्षण का लाभ केवल बिहार की महिलाओं को मिलना चाहिए था, लेकिन उसमें भी धांधली हुई। बिहार से बाहर की महिलाओं को भी आरक्षण का लाभ दिया गया, और इस पर हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि जो भी आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर की महिलाओं को दिया गया है, उनको नौकरी से बाहर किया जाए। लेकिन हाईकोर्ट के इस आदेश के आलोक में शिक्षा विभाग ने पत्र भी जारी किया, लेकिन आज तक किसी बाहरी महिला को नौकरी से नहीं निकाला गया है जिसने गलत तरीके से यहाँ आरक्षण का लाभ लिया। और तो और
आज की ताजी घटना आप लोग देखे होंगे, सीएम हाउस के पास शिक्षक अभ्यर्थियों की भरपूर कुटाई हुई, लाठी डंडे उन पर चले। क्यों चले? कौन है वो लड़के लड़कियां? वो हमारे हैं बिहार की बेटी बेटियां। उन पर लाठी इसलिए चला कि वो जो शिक्षक बहाली में धांधली हुई है, एक ही कैंडिडेट का 3-3 सीट पर रिजल्ट दिया गया है और ये लोग मांग कर रहे हैं कि अगर एक कैंडिडेट को एक ही जगह ज्वाइन करना है तो बाकी जो पद रिक्त हो रहे हैं उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए, वो भी नहीं दिया जाए। तो पूरी बहाली प्रक्रिया को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने अपने राजनीतिक स्वार्थ और जो भी उनके साथ गठबंधन में रहे हैं उस समय तेजस्वी जी और आज वर्तमान समय भाजपा, ये सभी के सभी अपने राजनीतिक स्वार्थ में उस नीति का समर्थन करते रहे। तो उस समय सम्राट चौधरी जी हों या आज तेजस्वी जी हों, अगर ये लोग कहते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, सरासर झूठ बोलते हैं। और रह गई बात मनीष वर्मा जी की, मनीष वर्मा जी का अपना राजनीतिक अनुभव 0 है, 0 है। वो एक ब्यूरोक्रेट रहे, उनका जनता से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने आज तक जीवन में न कोई चुनाव लड़ा है न लड़वाया। वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर राजनीति में कभी सक्रिय नहीं रहे। वो एक ऐसे नेता को हवा हवाई बता रहे हैं जिनका राजनीतिक अनुभव है कि कम से कम इस देश में 10 मुख्यमंत्रियों और 1 प्रधानमंत्री के चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाई है रणनीतिकार के तौर पर। उसको वो हवा हवाई बता रहे हैं। उनको अगर जमीनी हकीकत पता होती तो वो बिहार के छात्रों युवाओं के साथ बैठते और उनसे पूछते कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बिहार के छात्र युवा उनको अच्छे से जवाब दे देते और जो कानून वो पढ़ा रहे हैं, यहाँ के छात्र युवा उनसे ज्यादा कानून को पढ़ा देते। जब झारखंड में लागू होगा, जब उत्तराखंड में लागू होगा, जब उड़ीसा में लागू होगा, तो बिहार में डोमिसाइल लागू क्यों नहीं हो सकता? कौन से ऐसी कानून की धारा है जो कि केवल बिहार में लागू होती है, बगल के राज्य झारखंड में लागू नहीं होती है? वहां के मुख्यमंत्री खुलेआम कहते हैं कि झारखंड की नौकरियों में झारखंडियों का पहला हक है, हम 100% डोमिसाइल लागू करेंगे। उत्तराखंड में है, उड़ीसा में है, मध्य प्रदेश तक में बात हो रही है कि हम डोमिसाइल लागू करेंगे। यहां तक कि उत्तर प्रदेश में 90% डोमिसाइल लागू है, मात्र 10% ओपन सीट्स पर अदर राज्य के, अदर स्टेट्स के जो लड़के लड़कियां हैं वो फाइट करते हैं। तो बिहार के संदर्भ में मनीष वर्मा जी को ना तो जनता से जुड़ाव है, जो जनता के मुद्दों को वो समझे, और जिस कानून की वो गलत व्याख्या कर रहे हैं उसकी भी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। राजनीतिक नॉलेज भी 0 है और संवैधानिक नॉलेज भी उनका 0 है, इसलिए उनके बयान को हम लोग सिरे से खारिज करते हैं। आपके सवाल। शिक्षक बहाली को लेकर जो आप बात कर रहे हैं, इसको लेकर आपकी सरकार का सवाल आपने क्या नीति है? हमारी स्पष्ट नीति है, जनसुराज की सरकार बनेगी तो हम डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। ये छात्रों से हमारा वादा है, हमारी पार्टी का संकल्प है कि बिहार की सभी सरकारी नौकरियों पर सबसे पहला हक बिहारियों का है। ये सरकार की नीति रही है, लगातार किसी भी मुद्दे पर आप पिछले 10 सालों में उठाकर देख लीजिए, मुख्यमंत्री जी एकदम ऑटोक्रेटिक स्टाइल में काम करते हैं। कोई उनके राज्य का गरीब छात्र है, कोई गरीब लड़की है, वो उनके पास पहुंचते हैं कि मुख्यमंत्री जी उनकी बात सुने। एक प्रतिनिधि मंडल को बुला करके क्या मुख्यमंत्री जी मिल लेंगे? उनका कद छोटा हो जाएगा। वो उनके ही राज्य के ना नागरिक हैं, उनके ही राज्य के निवासी हैं। अगर छात्र छात्राएं वहां पहुंच भी गए, ठीक है, माना आप तर्क दे सकते हैं कि रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, लेकिन आखिरकार वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है किसका? बिहार की ही जनता का है। अगर बिहार के कुछ लड़के लड़कियां वहां पहुंच गए हैं, आप उनसे मिल लीजिए, एक प्रतिनिधि मंडल बुला करके एसीएस से मिलवा दीजिए, किसी बड़े पदाधिकारी से मिलवा दीजिए, उनकी बात सुनिए। और वो बात तो बिल्कुल जेन्युइन कह रहे हैं। अगर एक ही कैंडिडेट का मल्टीपल रिजल्ट हुआ है तो ज्वाइन तो कहीं एक ही सीट पे करेगा, तो जो रिक्तियां बच रही हैं, अन्य सीट पर जो खाली बच रहा है, उन पर वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट मांग रहे हैं। और ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 1 में जो शिक्षक भर्ती का पहला चरण था उसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया था, लेकिन उसके बाद टीआरई 2 और टीआरई 3 में नहीं दिया गया। टीआरई 3 को लेकर के सदन में शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि हम इस पर विचार कर रहे हैं। इन अभ्यर्थियों ने कई बार शिक्षा मंत्री से मुलाकात की, जदयू भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की, सचिवालय में शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों से मुलाकात की। सब लोगों ने कहा कि हम आपकी मांगों पर विचार कर रहे हैं, इस पर जल्द ही निर्णय लेंगे। लेकिन अभ्यर्थियों के सब्र का बांध तब टूट गया
जबकि इसे चरण के सफल चयनित छात्रों को विद्यालय आवंटन कल और परसों में कर दिया गया। इसके बावजूद सप्लीमेंट्री रिजल्ट की कोई चर्चा नहीं है। इस वजह से उनका आक्रोश बढ़ा और वो एकजुट होकर के प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए। इसमें उनकी कहीं से कोई गलती नहीं है। सत्ता की निरंकुशता और उनकी जो हिटलर शाही सोच है कि हम किसी से भी बात नहीं करेंगे, उनकी बात सुनेंगे नहीं, कोई हमारे घर के दरवाजे पर कैसे पहुंच गया उनको लाठी डंडे से मार भगाएंगे, ये लगातार पिछले 10 वर्षों से हो रहा है। और जब तक यह सरकार रहेगी इसका रवैया चूंकि यही है, यही होता रहेगा। हम छात्रों युवाओं से अपील करते हैं इस ऑटोक्रेटिक सरकार को उखाड़ फेंकिए, एक ऐसी सरकार लाइए जो जनता की सुने और जनता के अनुसार नीतियां बनाए और जनता का राज लाए। कुछ बच्चों को डिटेन कर लिया गया है और केस दर्ज होने की बात की जाए, ये सरासर गलत है। जिनको भी डिटेन किया गया है, मैं अनुरोध करता हूं सरकार से और प्रशासन से, उनको बिना किसी एफआईआर, बिना किसी धारा मुकदमा के उनको अविलंब छोड़ दिया जाए। ये हमारे ही राज्य के गरीब बच्चे हैं जो मेहनत से पढ़ रहे हैं। मैं देख रहा था कई लड़कियां थी उसमें जो कई सालों से तैयारी कर रही थी, उनका 0.5 मार्क्स से 1 मार्क्स से किसी का डेट ऑफ बर्थ रिजल्ट नहीं हुआ है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ जाए तो उनका चयन हो जाएगा। और अगर डोमिसाइल नहीं हो, यहाँ पर अगर डोमिसाइल लागू होता तब तो उनका ऑटोमेटिक रिजल्ट हो चुका होता। तो देखिए दोहरी मार है, एक तो डोमिसाइल लागू नहीं है, दूसरा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी नहीं दिया जा रहा है। इसलिए वो पीड़ित हैं, उनके साथ नाइंसाफी हुई है। सरकार को उनके साथ हमदर्दी बरतनी चाहिए। कोई केस मुकदमा का बात तो होना ही नहीं चाहिए, बल्कि उनकी मांग पूरी की जानी चाहिए। देखिए डोमिसाइल के मुद्दे पर लगातार हमारे नेता प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि हम छात्रों के साथ हैं, युवाओं के साथ हैं। छात्रों का अभी जो आंदोलन है वो बहुत संगठित तरीके से नहीं था। अचानक, मैंने कहा ना कि अचानक जब स्कूल अलॉटमेंट हुआ तो उनका आक्रोश उभर के सामने आया। आगे चल करके अगर कोई संगठित आंदोलन होता है, छात्र बैठ करके तय करते हैं, उन्हें लगता है हमारे माननीय नेता को वहां जाना चाहिए, जरूर जाएंगे और हर कदम पर उनके साथ रहकर उनका समर्थन करेंगे। बिल्कुल, मैं लगातार छात्रों के संपर्क में हूँ। हमारे दल के कई सारे नेता हैं, विवेक भाई हैं और भी जो युवा टीम के साथी हैं संपर्क में हैं। छात्रों का भी अपना स्वतंत्र आंदोलन है। उनको जब लगेगा कि हमारी जरूरत है तो हम लोग जरूर उनके साथ खड़े होंगे। नहीं देखिए, ये बात तो कई बार होता है कि आप खड़े हैं कि नहीं। हम लोग तो खड़े ही हैं बच्चों के साथ, युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, लेकिन किसके साथ आप खड़े रहिएगा? यहाँ पर कौन सा ऐसा समाज है जो दुखी नहीं है? अगर सिर्फ खड़े होने लग जाएंगे हम लोग तो सालों भर खड़े ही रहते रहेंगे। भैया पूरी जहाज ही नीचे डूब रही है तो ऊपर वाला रूम पे जाकर चेक करें कि नीचे वाले रूम को चेक करें, जिसको पकड़ेंगे पूरा जहाज ही डूब रहा है। तो मानिए बच्चों के साथ खड़े हो गए तो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, तो रसोईया के साथ अत्याचार हो रहा है, किसके साथ? आंगनवाड़ी के साथ अत्याचार हो रहा है, पुलिस दरोगा भर्ती में अत्याचार हो रहा है। भाई हम लोगों का काम है कि व्यवस्था को उखाड़ कर फेंकना। तो गांव-गांव में जाकर जो बिहार की जनता उसके साथ खड़े हो रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि भैया 5 महीने बाद चुनाव है, आपके क्लास के मॉनिटर जो हैं वो हड़बड़ाए हुए हैं, उनको पता है कि 4 महीने मॉनिटरी छिनने वाली है, तो वो हर काम कर रहे हैं। बच्चा जब मॉनिटर रहता है उसको मालूम होता है अगले दिन हटने वाले हैं, तो हर काम ये प्रयास करता है कि एक दिन मुझे इतना ताकत दिखा दें। तो खड़े हो रहे हैं, लेकिन खाली सड़क पर जाने से अगर व्यवस्था बदल जाता तो हम लोग तो खड़े हुए थे गांधी मैदान में, क्या हो गया? प्रशांत जी बता रहे हैं तभी तो उनको मालूम चला। प्रशांत जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। 3 साल पैदल चल रहे हैं, 2 मई से 2022 से शुरू हुआ। एक बार भी उन्होंने नीतीश जी के मानसिक स्वास्थ्य पर टिप्पणी नहीं की 3 साल में। पहली बार प्रशांत जी ने उनके मानसिक स्वास्थ्य पर टिप्पणी की जनवरी 2025 में। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम चला कि जब ये आंदोलन चल रहा था कि इस व्यक्ति नीतीश जी को पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। वो पूछ रहे अच्छा पेपर लीक हो गया क्या? अच्छा ऐसा कौन करा दिया? तो जब उनकी स्थिति इतनी खराब है तो आप आंदोलन को उतर भी जाइएगा तो क्या हो जाएगा? कोई फायदा नहीं है उसका।